Hello students, I am Divya Kashyap from Success CD's Education. I am your science expert and today we are going to take up a topic from class 10th science. And the topic which we are going to start today is chapter 4, that is carbon and its compounds. ये जो चैप्टर है हमारा, आप कह सकते हो ये हमारी केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, ये जो कार्बन एंड कंपाउंड्स है, ये आप कह सकते हो कि कार्बन जो है वो इतना वर्सेटाइल है, कार्बन इतनी सारी फॉर्म्स में हमें मिलता है कि हमें एक पूरी केमिस्ट्री बनानी पड़ी जिसमें हम सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ते हैं. तो जो हमारी केमिस्ट्री होती है, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस. एक तो इसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, एक इसके अंदर हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और ऐसे ही केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप कह सकते हो मेन जो फाउंडेशन है वो क्या है, this is the basic you can say the chapter that is the carbon and its compounds. ये बहुत ही बेसिक चीज है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो पूरा फाउंडेशन है वो इसी पे बेस्ड है. तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर ओवर इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो हम पढ़ते हैं इसको, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. The topics which we are going to cover in this chapter is Introduction to Organic Chemistry and Compounds, Introduction to Carbon, Special Properties of Carbon, Hydrocarbons and their classification, Saturated and Unsaturated Compounds with their special reactions, Functional Groups and their properties, and Soaps and Detergents. So these topics we are going to cover in this chapter. So let's start. देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो आप पढ़ने वाले हो, हम सबसे कह सकते हो कि जो इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एक्चुअली अ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो इस कह सकते हो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पहले जाने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है ना, क्योंकि हमें पहले पता होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तभी तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मतलब समझ पाएंगे, या हमें पता होगा कि बेसिकली हमें पढ़ना क्या है उसके अंदर, है ना. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो मेनली कार्बन के ही बने होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? विच आर मेनली फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब उनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है वो क्या रहता है? कार्बन. ठीक है, कार्बन जो है वो इतना वर्सेटाइल है नेचर में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमें मतलब एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच बनानी पड़ी जिसके अंदर हम सिर्फ कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ कार्बन, और कार्बन के लिए जो केमिस्ट्री बनी पड़ी है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं जिसके अंदर बेसिकली वो क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और रीजन क्या है कि कार्बन इतना वर्सेटाइल है, उसको अभी हम आगे स्टेप बाय स्टेप उस टॉपिक को हम लेते हैं. इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो यूरिया. इस पिक्चर में आपको क्या लिया गया है? यूरिया. यूरिया इसलिए पुट किया गया है क्योंकि यूरिया जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में मैन मेड मतलब बनाया गया. नहीं तो अदरवाइज पहले ऐसे सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही मिलते हैं हमें, मतलब उनका जो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही हो सकते हैं. ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में बिल्कुल नहीं बना सकते. लेकिन हमारे पास एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वोलर, जिन्होंने एक्चुअली प्रूव किया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि भी प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही एक ऐसा मिस्टीरियस फोर्स है कि वही सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं. एंड ही एक्चुअली प्रूव्ड हिज पॉइंट बाय डिस्कवरिंग द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अदरवाइज ही प्रिपेयर्ड एक्सीडेंटली. उन्होंने कोई नोइंगली नहीं बनाया था, वो कुछ रिएक्शन कर रहे थे तो एक्सीडेंटली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उनसे लैब में बन गया था, एंड दैट वाज यूरिया.
सो यूरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है. यूरिया इज द फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड विच एक्चुअली यू कैन से गेव ब्लो टू द वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही एक ऐसा फोर्स है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं और हम मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते. लेकिन फ्रेडरिक वोलर एक्चुअली प्रूव्ड देम रॉन्ग बाय सिंथेसाइजिंग यूरिया इन द लैब. अब क्योंकि हमने पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं वो कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये दिस इज कार्बन. ठीक है, अब हम थोड़ा सा कार्बन की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि कार्बन क्या है. आपको पता है हमारे पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे ही हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन. अब एलिमेंट है कार्बन तो ऑब्वियसली आपको पता है एलिमेंट को डिनोट करने के लिए आपके पास क्या यूज होते हैं, सिंबल्स. तो कार्बन का जो सिंबल है दैट इज सी. कैपिटल सी इज द सिंबल फॉर कार्बन. अब अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करोगे तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम लिखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2, 4. अब जैसे कि आप देख रहे हो कि इसके 2 ही शेल्स है, इसका वैलेंस शेल कौन सा है, एल, और जो 4 है वो क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो एज सजेस्टेड बाय इट्स कॉन्फिगरेशन, अगर हम आपको पता है कि आप कॉन्फिगरेशन देखकर किसी की भी पोजीशन बता सकते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर. अब क्योंकि इसके अंदर 2 शेल्स हैं तो ये सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, क्योंकि हमें पता है जितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वही पीरियड का मेंबर होता है वो, तो इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि डिसाइड करता है कि ग्रुप कौन सा है. आपको पता है कि 4 ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है, मतलब उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, 5, 6, तो आप उसमें 10 प्लस करते हो तो वो उसका क्या हो जाता है, रिस्पेक्टिव ग्रुप. अब क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो अगर आप इसमें 10 प्लस करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 14. तो इट इज द मेंबर ऑफ 14 ग्रुप. तो पीरियोडिक टेबल में हमें इसका पूरा पोजीशन पता लग चुका है. इसका पीरियड है सेकेंड और इसका ग्रुप है 14. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो तो वो भी आप जान चुके हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो लास्ट शेल के अंदर होते हैं. तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस शेल क्या है, 4. और आपको पता है वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है वही डिसाइड करते हैं कि वैलेंसी क्या होती है, क्योंकि वैलेंसी जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है. अब क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं तो आपको पता है जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है उनकी वैलेंसी भी क्या होती है, 4 प्लस माइनस 4. वो लूज भी कर सकते हैं, वो शेयर भी कर सकते हैं. सो देयर वैलेंसी कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 4. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बन. आई थिंक यू गॉट इट. एक बार सम अप कर लेते हैं. सिंबल है सी, एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फिगरेशन लिखें तो 2 and 4. वैलेंस शेल आप देखेंगे तो K and L, सो वैलेंस शेल इज L. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो लास्ट शेल में होते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखकर हम वैलेंसी डिसाइड करते हैं, तो वैलेंसी क्या है, प्लस माइनस 4. और अगर आप इसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखते हैं, क्योंकि 2 इसके शेल है, जितने शेल होते हैं वो वाला ही पीरियड होता है, तो ऑब्वियसली इसके 2 शेल हैं तो पीरियड कौन सा है, सेकेंड, क्योंकि 2 शेल हुए ना. और ग्रुप कौन सा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनके 3 ऑनवर्ड होते हैं उसमें आप 10 प्लस करके ग्रुप को बताते हो, तो इसका ग्रुप कौन सा है, 14. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द कार्बन. अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हो एक क्यूरियस सा क्वेश्चन है जिसको हम जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते होगे कि कार्बन इतना वर्सटाइल क्यों है. व्हाई द कार्बन इज सो वर्सटाइल. मतलब आप वर्सटाइल का मतलब समझते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक देती हूँ, लाइक अनुपम खेर. अनुपम खेर के बारे में अगर मैं एड्रेस करना चाहूँ तो आई विल से दैट अनुपम खेर इज अ वर्सटाइल एक्टर. वर्सटाइल एक्टर का मतलब वो किसी भी तरह के रोल में फिट हो जाते हैं और बहुत अच्छे से उसको निभाते हैं. सेम उसी तरीके से हम कार्बन को क्या बोल रहे हैं कि कार्बन इज वर्सटाइल इन नेचर. इसका मतलब कार्बन की बहुत ही अलग अलग तरह की फॉर्म्स है जिसमें हम कार्बन की अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज को देख पाते हैं और कार्बन बहुत ही बेखूबी उन प्रॉपर्टीज को निभाता है. सो दिस इज व्हाट इज वर्सेटैलिटी. सो हियर वी कम दैट कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर. ठीक है, अब ये तो पक्का हो गया कि कार्बन वर्सेटाइल है, तभी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है उसको पढ़ने के लिए. अब ऐसी क्या बात है कि कार्बन इतना वर्सेटाइल है, ऐसी क्या उसमें खूबी है कि कार्बन इतना वर्सेटाइल है अपनी प्रॉपर्टीज पे. अब इसलिए वर्सेटाइल है क्योंकि कार्बन के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है.
देखते हैं क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ लिंक होकर एक आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करता है और अपने जैसे कार्बन के साथ लिंक होकर लंबी लंबी चेन्स बनाता है। ये चेन्स स्ट्रेट चेन्स भी हो सकती है, ये चेन्स ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, चाहे एक ब्रांच हो चाहे दो ब्रांच हो, ये फर्दर भी ब्रांच हो सकती है। ये कार्बन कार्बन लिंक होकर इस तरह से रिंग भी बना सकते हैं। तो मतलब बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जो कार्बन है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने जैसे कार्बन के साथ लिंक होकर अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर सकता है और वो एटम्स आपस में मिलकर एक स्ट्रेट चेन्स बना सकते हैं, ब्रांच्ड बना सकते हैं, क्लोज्ड रिंग लाइक भी बना सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज कैटिनेशन। तो देखते हैं हम इसको क्या लिखेंगे। It is self-linking property of carbon that it links with its own kind of atoms, giving rise to long chains that can be branched, can be ring-like, or can be straight. As you can see in the figure, this is catenation. आप देखो कार्बन कार्बन के साथ लिंक्ड हो रहा है और बहुत ही लंबी चेन्स बना सकता है। ये चेन्स सी कार्बन एटम 100 तक भी जा सकती है। मतलब कार्बन कैन एक्चुअली फॉर्म द चेन विच हैज 100 कार्बन्स इन इट, मोर देन 100 ऑल्सो इट कैन फॉर्म। तो देखिए कितनी खास प्रॉपर्टी है। इस करके जो कार्बन है उसके बहुत से कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि कार्बन में 3 अगर कार्बन लिंक होकर बन गए, आपस में ज्वाइन हो गए तो एक कंपाउंड हो गया, 5 हो गए तो कोई और कंपाउंड हो गया। तो ऐसे बहुत से कंपाउंड्स वो बना सकता है। दूसरी खास प्रॉपर्टी है कार्बन की टेट्रावेलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी तो आप जानते ही हो, कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब क्योंकि आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फिगरेशन है 2 और 4, तो लास्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये दे भी सकता है इलेक्ट्रॉन, है ना, ये ले भी सकता है, ये शेयर भी कर सकता है। और अगर ये देता है तो ये अलग तरह की बॉन्डिंग बना शो करेगा, अलग तरह का कंपाउंड बनेगा। लेता है तो अलग तरह का कंपाउंड बनेगा, शेयर करेगा तो अलग तरह का बनेगा। तो इस तरह से भी इसके बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं। सो कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, so it can easily lose, gain or share with other atoms to attain स्टेबिलिटी। अब जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हो, दिस एक्चुअली फिगर इज रिप्रेजेंटिंग, ये हमारे पास कार्बन है और आप देखिए कार्बन ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है। मतलब ये क्या है? टेट्रावेलेंट है। ये बॉन्डिंग किसी के साथ भी हो सकती है, तो हम इसको एक्स ले लेते हैं अभी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक कार्बन है और 4 एक्स है, क्योंकि कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट। तो ये 4 एटम्स के साथ शेयरिंग कर रहा है एंड इट इज फॉर्मिंग अ कंपाउंड। दिस एक्स कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी हाइड्रोजन दैट इज CH4, इट कैन बी क्लोरीन सो इट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, सो इट कैन बी एनीथिंग। बात यहाँ पे ये है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो किसी के साथ लूज, गेन और वो शेयर करके बॉन्डिंग कर सकता है, स्टेबिलिटी अटेन कर सकता है और इस तरह से उसके बहुत से कंपाउंड्स एग्जिस्ट हो सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कार्बन का मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन जो है वो डबल बॉन्डिंग भी कर सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये डबल बॉन्डिंग जो है उसके अपने तरह के कार्बन के साथ भी हो सकती है, ये उसके किसी और एटम के साथ भी हो सकती है ना। ये देखिए ये भी अलग एटम के साथ डबल बॉन्डिंग हो गई। तो जिस तरह की वो बॉन्डिंग करता जाएगा वैसे वैसे डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स नेचर के अंदर एग्जिस्ट होते जाएंगे। तो इसका मतलब ये 3 खास प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी, पहला हमारे पास है कैटिनेशन, ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा टेट्रावेलेंसी, ठीक है, कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो वो इजिली लूज, गेन, शेयर कर सकता है, और तीसरा आपने पढ़ा मल्टीपल बॉन्डिंग। तो ये 3 उसके ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो उसको नेचर में वर्सटाइल बनाते हैं। मतलब इतने सारे कंपाउंड्स उसके एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो और उनके अलग अलग यूज भी है। So due to these special properties, carbon is versatile in nature. That means it can form so many compounds that we have created a special branch to study it. And that branch, you know, is organic chemistry. वो branch कौन सी है हमारे पास? Organic chemistry. Right, the first organic compound, as we have already discussed, the man-made organic compound was urea. And it was synthesized by Frederick Wöhler, but accidentally when he was performing some experiment.
बट अगर आप कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करो, जिसको हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन है, नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हो सकता है, और कुछ और एलिमेंट्स भी मे एग्जिस्ट, सम अदर एलिमेंट्स मे एग्जिस्ट इन ट्रेसेस। ठीक है, बट ये डेफिनेट है कि कार्बन और हाइड्रोजन तो पक्का होने वाला है, एज द नेम सजेस्ट, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। अब जैसे कि आप फिगर देख रहे हो, इस पे हम इसको कार्बन बना लेते हैं और 4 यहाँ पे आप हाइड्रोजन्स लगा लेते हो, तो आपके पास ये क्या बन गया, 1 C और 4 H, विच इज एक्चुअली अ मार्श गैस, दैट इज मीथेन। आप सब जानते हो इसके बारे में, राइट। तो इस तरह से हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और उनको हम क्या बुलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, बट दे मे कंटेन ऑक्सीजन और सम अदर एलिमेंट इन ट्रेसेस आल्सो। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली अभी स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड दे मे कंटेन सम अदर एटम्स इन ट्रेसेस। Those atoms can be oxygen, nitrogen, sulfur, it can be anything, but they will be definite that they will have hydrogen and carbon. अब जैसे कि अभी मैंने आपको फिगर में बताया, इसको हम किसी भी कंपाउंड में बना सकते हैं। let's say we can make it ClCl, so it comes out to be CCl4। तो इसमें क्या है, इसमें कार्बन भी है और कुछ और एलिमेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट है, विच इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन्स को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हो तो इट कम्स आउट टू बी CH4, अ प्योर हाइड्रोकार्बन, दैट इज मीथेन। तो इस तरह से बॉन्डिंग किसी के साथ भी हो सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ते हैं, पर यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन्स कंसिडर कर रहे हैं, तो हम मेनली कार्बन और हाइड्रोजन को ही अभी कंसिडर करेंगे। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको बेसिकली हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक कैटेगरी है हमारे पास सैचुरेटेड और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास अनसैचुरेटेड। देखते हैं इसमें क्या फर्क है। देखिए, आपके पास 2 कैटेगरीज मैंने आपको बताई, एक आपके पास है सैचुरेटेड और एक आपके पास है अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो हमारी जो अनसैचुरेटेड कैटेगरी है उसमें ये 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, और जो सैचुरेटेड है उसमें एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करती है, जो कि आप देख पा रहे हो, अल्केन्स। अब सबसे पहले सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क क्या होता है हम ये देखेंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कार्बन की प्रॉपर्टी है वो सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी बना सकता है। तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। मतलब जितनी भी आप लंबी चेन देख लो, चाहे 10 कार्बन की, चाहे 15 की, चाहे 50 की, लेकिन हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा कार्बन कार्बन में, कहीं भी डबल और ट्रिपल नहीं दिखेगा। तो अगर ऐसा होता है तो वो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। समझ गए आप। अब अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन में डबल या कार्बन कार्बन में ट्रिपल या दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब मान लेते हैं इसमें हमारे पास लंबी सी चेन होगी, ठीक है, सारे डबल या सारे ट्रिपल कभी भी नहीं होते हैं, मोस्टली आपके पास सिंगल ही होते हैं, पर कहीं कहीं प्लेसेस पे आपको डबल और ट्रिपल दिखते हैं। तो जैसे कि ये चेन है, तो यहाँ पे किसी किसी पोजीशन पे हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से चाहे 2 कह लो चाहे 3 कह लो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिपेंड करता है, पर ऐसा नहीं कि चेन पूरी डबल बॉन्ड की बनी हो या पूरी ट्रिपल की बनी हो, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कार्बन की वैलेंसी बदल जाएगी। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे ऐसे एक चेन बना दूं और मैं उसमें आपको बोलूं कि सारे ही डबल बॉन्ड है यहाँ पे, है ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब इसमें अगर डबल बॉन्ड है तो इसकी वैलेंसी अलग होगी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसको फिर किसी के साथ बॉन्ड करना ही क्यों पड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो चेन पूरी सिंगल की ही होती है। कहीं कहीं सर्टेन प्लेसेस पे आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से दिखते हैं। समझ गया। तो अगर कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं तो इट बिलोंग्स टू अ कैटेगरी ऑफ अनसैचुरेटेड। तो ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्डिंग ही होगी, अनसैचुरेटेड आपको कहीं कहीं जगह पे डबल या ट्रिपल कुछ भी दिख सकते हैं। अब जो सैचुरेटेड होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, अल्केन्स। उनको हम क्या बुलाते हैं, अल्केन्स। जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो तो क्या होते हैं, अल्केन्स।
जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो क्या होते हैं? अल्कीन्स। और जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्डिंग आ जाती है कहीं पे भी, वो क्या होते हैं? अल्काइंस। मतलब आपने अभी अनसैचुरेटेड में पढ़ा डबल और ट्रिपल दोनों हो सकते हैं, तो इनको हम एक परफेक्ट डिवीजन में डाल लेते हैं। अगर तो डबल बॉन्डिंग कहीं कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम कौन सी कैटेगरी का मेंबर मानेंगे? अल्कीन्स का। अगर ट्रिपल एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम मानेंगे अल्काइंस का। समझ गए आप? अब क्या होता है, जो अल्केन्स के मेंबर है उनका जो सफिक्स होता है, सफिक्स मतलब उनके नाम की एंडिंग, वो क्या होती है? एन। अब मतलब मैं आपको कोई भी नाम दे दूं, जैसे मैं आपको बोलूं मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इन सबके लास्ट में क्या आ रहा है? एन। तो इनके नाम को पढ़ते ही आप समझ जाओगे कि लास्ट में एन आ रहा है, इनका सफिक्स एन है, तो इसका मतलब ये अल्केन्स के मेंबर है। ठीक है। जो अल्कीन्स होते हैं उनकी नेम की एंडिंग, मतलब उनका सफिक्स जो हम यूज करते हैं वो करते हैं ईन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं इथीन, तो आप ईन देखते ही समझ जाओगे कि इट इज अ मेंबर ऑफ अल्कीन, मतलब इसके अंदर डबल बॉन्डिंग कहीं कहीं पे एग्जिस्ट करेगी। ऐसे ही जो अल्काइंस होते हैं उनके लिए जो सफिक्स यूज होता है दैट इज आइन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हेक्साइन, तो आप नाम पढ़ते ही देखोगे आइन आ गया, तो आपको पता होगा इट इज अ मेंबर ऑफ अल्काइन। समझ गए? अब जो अल्केन्स हैं उनका जो एक जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। जो अल्कीन्स हैं उनका एक जनरल फॉर्मूला है CnH2n। जो अल्काइंस है उनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे n क्या है? n का मतलब है n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन। मतलब आपके पास चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं वो क्या आपको बता रहा है? n। दैट इज n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन। समझ गए आप? अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस इनके मेंबर बनाएंगे कैसे। तो अभी के लिए आपको इतना जानना है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको हम एक रिकैप सा कर लेते हैं। जिसमें सिंगल बॉन्डिंग है दैट इज अल्केन, डबल बॉन्डिंग आ गई कहीं पे दैट इज अ मेंबर ऑफ अल्कीन, ट्रिपल आ गई तो दैट इज अ मेंबर ऑफ अल्काइन। जितने भी अल्केन होंगे उनका सफिक्स होगा एन, जितने भी अल्कीन्स होंगे उनका सफिक्स होगा ईन, जितने भी अल्काइंस होंगे उनका सफिक्स होगा आइन। अगर आप जनरल फॉर्मूला की बात करो तो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, अल्कीन्स आर CnH2n और अल्काइंस हमारे पास होते हैं CnH2n-2, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन। अब हम देखते हैं कि हम कैसे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस के मेंबर्स बना सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्केन्स के बारे में। आपको पता है सबसे पहली बात, अल्केन्स में जितनी भी बड़ी चेन होगी हर जगह पे आपको क्या दिखेगा? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी? सिंगल। ठीक है। इसके लिए जो सफिक्स यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी एन, ANE। और जनरल फॉर्मूला भी आपने कर लिया है CnH2n+2। अब मैंने आपसे बताया था कि जो n है वो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन, है ना? ये जो n है, अब कितने कार्बन एटम्स हैं उसको हम किससे डेजिग्नेट करते हैं? वर्ड रूट से। हम उसके लिए क्या नाम यूज कर देते हैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है कि कितने कार्बन एटम्स हैं उस अकॉर्डिंग आप एक स्पेसिफिक वर्ड को यूज करोगे। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो पेंटागन, तो पेंटा का मतलब क्या होता है? 5। तो वो एक वर्ड रूट आप कह सकते हो, एक स्पेसिफिक वर्ड है जो आप 5 के लिए यूज कर रहे हो। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हमें कार्बन एटम्स डिनोट करने होंगे तो उनको हम वर्ड रूट से यूज करेंगे। अगर किसी भी चेन में कार्बन एटम एक है तो वर्ड रूट हमारा होगा मेथ। अगर कोई भी कार्बन की चेन है और उसमें कार्बन है 2, तो उसमें जो वर्ड रूट होगा जो कि कार्बन एटम्स को बताएगा n होगा, वो दैट इज गोइंग टू बी एथ। अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो हमारे पास होगा प्रॉप, ऐसे ही 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 कार्बन एटम्स है तो आप यूज करोगे हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। सिर्फ 10 तक ही आपको जानना है, इससे आगे भी है जैसे कि डोडेक, इंसेन, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप सिर्फ 10 तक ही करिए। तो अगर पूरी चेन में कार्बन एक ही दिख रहा है तो मेथ वर्ड रूट होगा, 2 तो एट, 3 तो प्रॉप। अगर आपके पास 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 कार्बन एटम्स है तो
ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और अगर आपके पास 10 कार्बन एटम्स हैं तो हम यूज करेंगे डेक। ठीक है, तो ये वर्ड रूट सेम रहने वाला है, चाहे आप अल्केन्स बनाओ, चाहे अल्कीन्स बनाओ, चाहे अल्काइंस बनाओ। अब अल्केन्स के मेंबर्स आप कैसे बनाओगे? तो फर्स्ट मेंबर ऑब्वियसली हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला होगा, मतलब एक कार्बन एटम वाला। तो इसका नाम देख लेते हैं। एक कार्बन एटम वाले के लिए आप वर्ड क्या यूज करते हो? वर्ड रूट मेथ। और अल्केन्स के मेंबर की एंडिंग क्या होती है? एन से। तो आपके पास नाम क्या बन गया? मिथेन। तो फर्स्ट मेंबर वाले को आप क्या बुलाओगे? मिथेन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। मेथ का मतलब एक कार्बन, ठीक है, और तो कार्बन है नहीं। अब एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे और कार्बन तो है नहीं, लेकिन कार्बन को एग्जिस्ट करने के लिए कंपाउंड की फॉर्म में उसको अपनी चारों वैलेंसी स्टेबल करनी बहुत जरूरी है। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है ना, तो यहाँ पे चारों वैलेंसी को स्टेबल करने के लिए कोई भी नहीं है। तो जब कोई वैलेंसी अनस्टेबल रहेगी तो अपने आप हाइड्रोजन उतने लगाकर उसको पूरा करोगे। अब इसके अंदर कोई और वैलेंसी स्टेबल करने वाला नहीं था, तो चारों की चारों वैलेंसी मैंने 4 हाइड्रोजन लगाकर स्टेबल करी, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स है तो कोई और कंपाउंड नहीं भी होगा तो हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी देयर। तो आपके पास इसका फॉर्मूला आ गया, एक कार्बन और 4 हो गए H। सो दिस इज गोइंग टू बी दी स्ट्रक्चरल कंडेंस्ड फॉर्मूला। समझ गए? ऐसे ही अगर हम दूसरा मेंबर बनाएंगे तो 2 कार्बन वाले के लिए वर्ड रूट आप लगाते हो एथ, तो ये आपके पास हो गया एथ। सफिक्स होता है अल्केन का एन, तो आपके पास बन गया इथेन। एथ मतलब कितने कार्बन? 2। यहां पे हम एन का भी यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 कार्बन आ गए, और एन का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो आप लगाओ सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी स्टेबल हो गई है? आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना। अब मतलब अगर इसके 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसमें से इस इलेक्ट्रॉन को तो इसने यूज कर लिया बॉन्ड बनाने के लिए। कितने बचे? इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, है ना। और उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे स्टेबल करोगे? इसके 3 बॉन्ड्स बनाओगे। अब कोई और स्टेबल करने के लिए नहीं है, तो अपने आप हम क्या पुट करेंगे? हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो 3 वैलेंसी स्टेबल हो गई, चारों की चारों स्टेबल हो गई एक कार्बन के साथ, और 3 हमने हाइड्रोजन्स लगा दिए। अब सिमिलरली इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? आप ऊपर नीचे इधर देखिए कितने इसके इमीडिएट ऊपर नीचे इधर जो बॉन्ड्स होंगे वही इसके बॉन्ड्स होंगे। तो कितने बॉन्ड बना रखे हैं? सिर्फ एक, है ना। तो कितने रह गए? कितनी वैलेंसी रह गई? एक स्टेबल हो गई तो 4 में से 3 रह गई ना। तो तीनों को आप कैसे स्टेबल करोगे? 3 हाइड्रोजन्स लगाकर। तो टोटल करते हैं, इथेन का फॉर्मूला क्या हुआ? 2C और 6H। तो ये आ गया आपके पास कंडेंस्ड फॉर्मूला फॉर इथेन। ऐसे आप इसका कोई भी मेंबर बना सकते हो। लेट्स से हम 7th मेंबर बनाते हैं, तो 7th मेंबर का नाम क्या होगा? आप 7 के लिए यूज करते हो हेप्ट, और लास्ट में क्या लगेगा? एन, हेप्टेन। अब हेप्ट का मतलब कितने कार्बन? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। एन का मतलब क्या है? सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड। आपने सिंगल बॉन्डिंग कर ली। अब हम इनकी वैलेंसी को स्टेबल करते हैं। अब इसने कितने बॉन्ड बना रखे? एक, तो कितनी वैलेंसी रह गई? 4 में से एक गई 3, तो हमने यहाँ पे 3 H लगा दिए। चाहे आप ऐसे ओपन करके लिखो, चाहे आप इसे इकट्ठे करके लिख दो, एक ही बात है। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 2, आगे पीछे, है ना। तो 4 में से 2 गए, 2 वैलेंसी रहती है, तो इसलिए हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। सिमिलरली इसकी भी 2 रहती है, 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 और इसकी 3 रहती है क्योंकि इसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ है। तो आपने यहाँ पे 3 H लगा दिए। तो टोटल किया तो ये क्या बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। और हाइड्रोजन कितने आ गए आपके पास? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। So this is going to be the formula for heptane. अब कभी भी आपको लगे कि आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया और आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो उसके जनरल फॉर्मूला के साथ। इसीलिए जनरल फॉर्मूला दिया जाता है। अब सपोज आपको 7th मेंबर बनाना था, तो आप इस फॉर्मूले में n को 7 पुट करके देखिए, तो n की जगह आ गया 7। अभी आपके पास है 2n, तो 2 into 7 मतलब ये बन गया 14, 14 plus 2, तो आपके पास ये आ गया H16। अब आप देखिए कि जो आपका ये कैलकुलेटेड फॉर्मूला बना और जो आपने बनाया, क्या ये सेम है? देखिए वेरीफाई हो गया कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है और जो आपका फॉर्मूला निकला है वो एग्जैक्टली सेम है, तो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल राइट है। तो ऐसे आप कितने भी मेंबर्स अल्केन्स के बना सकते हैं।
अब ऐसे ही अगर हमें अल्कीन का मेंबर बनाना हो तो सबसे पहले हम सम अप कर लेते हैं। अल्कीन में क्या होता है, किसी किसी पोजीशंस पे आपको डबल बॉन्ड्स दिखते हैं। सफिक्स होता है ईन और फॉर्मूला होता है CnH2n, राइट। अब इसका जो फर्स्ट मेंबर अगर हम बनाए तो एक कार्बन वाला, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, मेथ, क्योंकि वर्ड रूट तो सेम होता है, और सफिक्स लगा दिया हमने ईन। अब मेथ का मतलब एक कार्बन और ईन का मतलब डबल बॉन्ड, है ना। अब कोई और कार्बन तो है नहीं जिसके साथ ये डबल बॉन्ड बनाए, तो आप इसकी चारों वैलेंसीज किससे स्टेबल कर सकते हो, हाइड्रोजन से ही कर सकते हो ना। लेकिन आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसका हमेशा उसके आपको पता है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो दो इलेक्ट्रॉन्स कर लेता है और वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट होता है ना। तो यहां पे अगर हाइड्रोजन ऐसा कर लेगा तो आप देखिए हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी से, उसके ड्यूप्लेट से। इसीलिए अल्कीन्स का पहला मेंबर मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता। अल्कीन्स का जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकेंड मेंबर से करता है, मतलब एथ और ईन इथीन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होना जरूरी है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। तो इथीन का मतलब, एथ का मतलब दो कार्बन, ईन का मतलब डबल बॉन्ड। अब आप बना दीजिए डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी स्टेबल हो गई, कितने बॉन्ड्स बना लिए इसने, दो, है ना, और चार में से दो गए, कितनी वैलेंसीज रह गई, दो, तो आप लगा दो हाइड्रोजन। सिमिलरली इस कार्बन ने भी कितने बॉन्ड्स बना लिए, दो, कितनी वैलेंसी रह गई, चार में से दो गई तो दो, तो दो आपने यहाँ पे क्या पुट कर दिए, हाइड्रोजन। तो टोटल आपके पास क्या बन गया इसका कंडेंस फॉर्मूला, C2H4। सबको टोटल कर देना आपने। अब ऐसे कोई और मेंबर बना लेते हैं, लेट्स से फिफ्थ मेंबर बनाते हैं। 5 के लिए अभी हमने पढ़ा वर्ड रूट हम पेंट यूज करते हैं। अल्कीन का मेंबर बनाना है तो इट कम्स आउट टू बी पेंटीन। तो पहले हम पेंट का मतलब 5 कार्बन बना लेते हैं, ईन का मतलब डबल बॉन्ड। तो अभी आप क्या करोगे, जब भी आप ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो डबल बॉन्ड हमेशा कॉर्नर पे लगाओगे, चाहे इधर चाहे उधर। उसका रीजन क्या है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे, प्लीज प्रेफर टू पुट इट ऑन द एक्सट्रीम साइड, वेदर इट इज लेफ्ट और राइट। इट हैज अ लॉजिकल रीजन, विल गो स्टेप बाय स्टेप। तो अभी आप इसको इस तरीके से लगाइए। वैलेंसी स्टेबल करते हैं, दो बॉन्ड बना चुका है, दो रहते हैं, हमने दो हाइड्रोजन लगा दिए। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, ये देखिए, है ना, तो एक लगा दिया हमने। ये 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 हाइड्रोजन रह गए। ये भी 2 बना चुका है, 2 हाइड्रोजन रह गए। ये 1 बना चुका है और 3 हाइड्रोजन रह गए। तो टोटल अगर हम करें तो C हमारे पास हो गए 5, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन आपके पास कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So it comes out to be C5H10। और आप इसका भी ये फॉर्मूला यूज करके CnH2n यूज करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे आप इसके कोई भी मेंबर्स बना सकते हैं। थर्ड हमारे पास है अल्काइंस। अल्काइंस में आपको पता है आपको कहीं कहीं स्पॉट्स पे ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं। इसका सफिक्स क्या होता है, आइन, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब इसका भी फर्स्ट मेंबर मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, सेम रीजन जो भी हमने पढ़ा, क्योंकि यहां पे मेथ का मतलब होता है एक और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कभी भी ट्रिपल बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट एक्सीड कर जाएगा और हाइड्रोजन अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका भी जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकेंड मेंबर से ही बनेगा। फर्स्ट मेंबर मतलब इसका फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन एटम्स वाला होगा, दैट इज इथाइन, क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, एथ का मतलब 2 कार्बन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। कितनी वैलेंसी रह गई, 3 बॉन्ड बन गए तो 1 वैलेंसी रह गई, इसके भी 3 बॉन्ड बन गए तो 1 वैलेंसी रह गई। तो इट कम्स आउट टू बी C2H2। ऐसे कोई और मेंबर बना लेते हैं, लेट्स से फोर्थ मेंबर बनाते हैं। तो 4 का मतलब होता है ब्यूट, आइन का मेंबर है तो कम्स आउट टू बी ब्यूटाइन। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन्स, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे भी आप इसको भी कॉर्नर पे लगाएंगे, रीजन हम बाद में डिस्कस करेंगे इसका। तो एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट के कॉर्नर पे आप ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो, कहीं पे भी एक, ठीक है। तो बाकी सारे आप क्या करोगे, सिंगल। अब कितनी वैलेंसी स्टेबल हो गई, 3, 1 रह गई तो 4।
इस कार्बन की चारों वैलेंसी स्टेबल्स हैं, देखिए क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन नहीं लगाना है। अब इसके अंदर 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं, 2 वैलेंसीज रहती है, हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इसने 1 बॉन्ड बना रखा है तो 3 वैलेंसीज रहती है तो हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। सो इट कम्स आउट टू बी C4H6. So this is gonna be formula for alkynes, and again you can verify it with the general formula that is CnH2n minus 2. तो आप समझ गए ना कि किस तरह से आपको मेंबर्स बनाने हैं। सिर्फ वैलेंसीज को देखते जाइए, जितने बॉन्ड्स बना लिए वो छोड़ दो, जितने बॉन्ड्स नहीं बनाए उतने हाइड्रोजन से उसको स्टेबल कर दो। और फर्स्ट मेंबर अल्कीन का और अल्काइन का मिथीन और मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है एंड कार्बन कैन नॉट मेक इट विद हाइड्रोजन। और मिथीन और मिथाइन, मेथ का मतलब ही क्या है, ओनली 1 कार्बन, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से आप बहुत से मेंबर्स बना सकते हैं। अब हमारे पास है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि अल्काइल ग्रुप हम किसे बुलाते हैं। देखिए आपको पता है कि अल्केन्स क्या होते हैं, अभी हमने बनाना सीख लिया है। जैसे अल्केन का पहला मेंबर होता है मीथेन, दूसरा मेंबर होता है इथेन, तीसरा मेंबर आप कर चुके हो प्रोपेन, फोर्थ होता है आपके पास ब्यूटेन, है ना। तो सो ऑन आप बहुत सारे अल्केन्स बना लेते हो। तो अगर आप किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हो तो वो बन जाता है अल्काइल ग्रुप। मतलब ये आपके पास अल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये हम सिर्फ अल्केन्स में से ही बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम अल्कीन्स या अल्काइन्स में से बनाते हैं। इट इज फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम अल्केन्स। सो इफ यू आर गोइंग टू -1 हाइड्रोजन इट विल गिव राइज टू अल्काइल ग्रुप। देखते हैं कैसे। देखिए जैसे आपके पास ये मीथेन है, एक हाइड्रोजन कम कर दो तो ये क्या बन जाएगा, CH3। अब ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप सीधा CH3 की तरह ही आप लगा दोगे, कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहेगी, लेकिन जो इसका एक हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड में। मतलब ये CH3 बॉन्ड किसी चेन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि ये मीथेन से बना है तो इसका नाम हम क्या बनाएंगे, मैथ ही रहेगा। अल्काइल ग्रुप का सफिक्स होता है आइल ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल ग्रुप। ऐसे ही आपके पास है C2H6, एक हाइड्रोजन कम करो तो वो क्या बन जाएगा, C2H5। और हाइड्रोजन को आप कैसे शो करोगे, बॉन्ड की फॉर्म में। तो ये इथेन से बना है तो इसको हम क्या बुलाएंगे, इथाइल ग्रुप। सिमिलरली C3H8, ये क्या बन जाएगा आपके पास, C3H7 और बॉन्ड, है ना। तो ये 3 कार्बन वाले से बना है, मतलब प्रोपेन से बना है, सो इट इज प्रोपाइल ग्रुप। तो ऐसे आप कितने भी बना सकते हैं। तो आई थिंक यू गॉट इट कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, इट गिव राइज टू अल्काइल ग्रुप। और जैसे कि मिथाइल, इथाइल, ऐसे काफी ग्रुप्स हो सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। सपोज मैंने यहाँ पे एक ऐसे चेन बना दी कि बहुत सारे कंपाउंड्स इकट्ठे लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये हाइड्रोकार्बन की एक चेन है। अब आप इसको देख सकते हो कि ये C2H5 क्या होता है। अब आप बता सकते हो ना कि इसके अंदर क्या लगा है, C2H5 क्या होता है, इथाइल ग्रुप। तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर एक इथाइल ग्रुप है। अब ये CH3 क्या होता है, मिथाइल ग्रुप। तो आप कह सकते हो इसमें इसकी एक्सट्रीम राइट पे मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। अब अगर आप इस CH2 को इसके साथ काउंट कर लेते हो तो ये क्या बन जाता है, इथाइल ग्रुप। तो ऐसे आप काउंट करके, चाहे आप काउंट करो चाहे आप काउंट ना करके सिर्फ एक अकेले के बारे में बताओ, तो आप एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस ग्रुप को हम क्या बुला सकते हैं। हमेशा ही इट विल टर्न आउट टू बी सम अल्काइल ग्रुप ओनली, ठीक है। तो आप समझ गए, इनको एक्चुअली में हम यूज करेंगे जब हम अभी कार्बन की चेन्स बनाएंगे, तो उनको हम नाम देंगे कि इसमें ये अल्काइल ग्रुप है, ये नहीं है। तो वी आर गोना यूज दैट, डोंट गेट कंफ्यूज, आई एम गोना टीच यू कि किस तरीके से हम करते हैं। पर अभी के लिए आप याद रखो कि अल्काइल ग्रुप हम किसे बुलाते हैं। ऐसे ही अब हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप्स। तो सबसे पहले तो हमें जानना है फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। देखिए फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, दे आर दोज ग्रुप्स which when attached to the carbon chain govern its properties। मतलब
ये कुछ ऐसे ग्रुप्स है, अगर कार्बन की चेन के साथ अटैच होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को यही डिसाइड करते हैं, मतलब ये टोटली प्रॉपर्टीज को बदल देते हैं। अब चाहे आपके पास कोई अल्केन की चेन हो, चाहे आपके पास कोई अल्कीन की चेन हो, चाहे कोई अल्काइन की चेन हो, मतलब सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो वो उसकी प्रॉपर्टी को टोटली बदल देगा। फिर वो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की प्रॉपर्टीज ना शो कर फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज को ही शो करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं दे आर प्रेफर्ड ओवर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। होगा उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो उसकी टोटली प्रॉपर्टीज को बदल देगा। देखते हैं बहुत कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन हमें कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस में है। तो देखते हैं, पहला फंक्शनल ग्रुप हम करने लगे हैं अल्कोहल। अब हमें कैसे पता लगता है, जैसे आप एक कार्बन की चेन बना लो तो आपको कैसे पता लगता है कि इस पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है? अगर किसी भी कार्बन चेन के साथ OH ग्रुप लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां किसी भी पोजीशन पे OH ग्रुप लगाओ, OH ग्रुप को हम क्या बुलाते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप को क्या बुलाते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या आप अल्कोहलिक ग्रुप भी बुला सकते हो। तो इसका मतलब उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, और वो कौन सा है? अल्कोहल। तो अगर ऐसा हो तो ऐसी चेन का जो सफिक्स है, मतलब जो नेम की एंडिंग है, वो क्या होती है? ऑल। वो क्या होती है? ऑल। मतलब इसका नाम आप ऑल से एंड करोगे। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का जो आप सफिक्स यूज कर रहे थे वो तो रहेगा ही, उसके अलावा उसमें एक और सफिक्स लग जाएगा और उसको आप क्या बुलाओगे? ऑल। ऐसे ही एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपको कैसे पता लगता है? अगर कोई भी कार्बन की चेन हो और वहां पे आप CHO देख रहे हो, ऐसे लिखा हुआ, चाहे कोई इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हम CHO बुलाते हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब देखिए, CHO तो आप बोलने में बोल सकते हैं, पर आपको ओपन फॉर्म में पता होना चाहिए कि कितने बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के साथ बना चुके हैं और कितने इसने हाइड्रोजन के साथ बना चुके हैं, और कहां से ये लिंक्ड होगा। यहां से ये लिंक होने वाला है, तो इसके आगे जो भी कार्बन चेन होगी उसको हम R से इंडिकेट कर देते हैं, मतलब अल्काइल ग्रुप से कर देते हैं, क्योंकि जब भी आप उसको टोटल करोगे वो कुछ ना कुछ मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई अल्काइल ग्रुप तो वो पक्का बनेगा। तो हम आपसे कोई पूछता है कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप बोलोगे CHO, या फिर आप एक अच्छे तरीके से बताना चाहते हैं तो आप उसको बोलोगे RCHO। R का मतलब आगे कुछ चेन लगी होगी जो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, और फिर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग है O की और सिंगल बॉन्ड है H का। इसका अगर कभी एल्डिहाइडिक ग्रुप हो तो आप सफिक्स क्या यूज करेंगे? सफिक्स हम यूज करेंगे अल। मतलब जो भी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कुछ भी हो, उसके साथ एक और सफिक्स जुड़ जाता है, इनका ई ड्रॉप हो जाता है और ऑल या अल जो भी है वो यूज हो जाता है। लेकिन हमें इसके ई को ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ओ है और ए है ना, और यहाँ पे ये ई है, तो जब भी वोवल्स आप यूज करोगे तो ये ई हम ड्रॉप कर देंगे। ऐसे ही तीसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे पता लगता है? अगर कहीं भी COOH लगाओ, क्या लगाओ? COOH। इसको भी आप अगर उस फॉर्म में देखेंगे तो ये जो बॉन्ड है ये किसके साथ बन रहा है? कार्बन चेन के साथ, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है O के साथ, और सिंगल बॉन्ड के साथ लगा है OH। फर्क क्या है? देखिए, इस एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे H था, यहाँ पे क्या है? OH। बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए जो सफिक्स यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी ओइक एसिड। क्या यूज करोगे आप? ओइक एसिड। ऐसे ही हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। कीटोन कैसे पता लगता है? CO ग्रुप लगा होता है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसकी खास बात है कि ये फंक्शनल ग्रुप के दोनों के आसपास कार्बन चेन होती है। चाहे कार्बन चेन सिर्फ एक ही कार्बन हो, पर कार्बन होते हैं, तो इसीलिए ये फंक्शनल ग्रुप ऐसी जगह पे लगता है जिसके आसपास कार्बन हो, मतलब ये कॉर्नर पे नहीं लगता, इसको हमें बीच में लगाना पड़ता है। इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? इट इज RCOR। इट इज RCOR। और इसके लिए जो सफिक्स हम यूज करते हैं दैट इज अन। दैट इज अन। दिस इज नॉट वन, दिस इज अन। ऐसे ही हमारे पास है एस्टर। एस्टर को भी हम कीटोन की तरह यूज करते हैं। एस्टर और कीटोन में क्या फर्क होता है? 2 O होते हैं इसमें, COO।
एंड देन आर। इसको भी हमें ऐसी जगह लगाना पड़ता है जिसके आसपास कार्बन एटम हो। सो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास RCOOR। और अगर इसको भी आप ओपन फॉर्म में देखना चाहो तो एक डबल बॉन्ड है O के साथ, एक सिंगल बॉन्ड है और फिर फर्दर वो R के साथ कनेक्टेड है। इसका जो सफिक्स यूज करते हैं हम दैट इज OH। अब सबसे पहले मैं आपको इसके मेंबर्स बनाना सिखाऊंगी, पर उससे पहले आप क्या करिए, आप इस चार्ट को, जैसे कि मैंने आपको बताया, अल्कोहल OH ग्रुप, सफिक्स ऑल, एल्डिहाइड CHO, ये आपको बॉन्ड वाला फॉर्म भी आना चाहिए, अल, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, ओइक एसिड, कीटोन RCOR, अन, एस्टर RCOOR, OH। इसको अच्छे से लर्न करके पहले लिख कर देखिए, क्योंकि अगर आपको ये आएगा तभी आप आगे मेंबर्स बना सकते हो, नहीं तो आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप स्लाइड को यहीं रोककर इसको पहले इस चार्ट को जो मैंने आपको लिखा है इसको लर्न करके पहले रीराइट करिए, चेक करिए। अगर आपको आ गया तो ही आप आगे चलिए, नहीं तो अदरवाइज आपको चैप्टर समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब हम इनके मेंबर्स बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मेंबर आप जब अल्कोहल का बना रहे हो, अभी हमने पढ़ा कि जो अल्कोहल होता है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH, और सफिक्स क्या लगता है, ऑल। ये जो OH है ये कार्बन चेन में कहीं पे भी लग सकता है। हम लिख लेते हैं, इसकी जो प्लेस है वो कहीं पे भी हो सकती है, इट कैन बी अटैच्ड एट एनी प्लेस। अब इसके हम मेंबर बनाते हैं, तो पहले फर्स्ट मेंबर जो हम बनाएंगे उसमें मिनिमम एक कार्बन होगा, और आपको पता है एक कार्बन वाले के लिए आप क्या वर्ड रूट यूज करते हो, मेथ, है ना। तो आपने मेथ लिख लिया। मेथ के बाद इसके अंदर आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड वाला बना रहे हैं हम, तो हमने इसका एन लिख लिया, और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो हमने ऑल भी लिख लिया। तो आपके पास ये हो गया वर्ड रूट, ये शो कर रहा है बॉन्डिंग, और ये शो कर रहा है फंक्शनल ग्रुप। यही हुआ ना फर्स्ट मेंबर। अब जब आप ई और ओ दो वॉवल्स हैं इनको अटैच करोगे तो एन, इन, आइन के ई को आप ड्रॉप करोगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मेथ, AN और ऑल, मिथेनॉल। इट टर्न्स आउट टू बी मिथेनॉल। अब आप देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे। मेथ का मतलब क्या है, एक कार्बन। ठीक है, AN का मतलब क्या है, आपको पता है सिंगल बॉन्ड। अब कोई और कार्बन नहीं है तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हम नहीं शो कर पाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन के साथ तो आपको पता है सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। लेकिन ये जो EN, इन, आइन है, ये कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको वो शो करने की जरूरत नहीं है। ऑल का मतलब होता है OH ग्रुप, तो आपने एक OH लगा दिया। अब आप देखिए इसकी कितनी वैलेंसी रह गई, कितने बॉन्ड बना लिए, सिर्फ एक, तो कितनी वैलेंसीज रह गई, 3 ना। आपको पता है कि 3 वैलेंसीज को आप कैसे सेटिस्फाई करोगे, हाइड्रोजन्स लगाकर। तो इसका फॉर्मूला बन गया, सब चीज को टोटल करिए लेकिन फंक्शनल ग्रुप को टोटल मत करिए, उसको अलग से लिखिए। तो इसका फॉर्मूला बन गया CH3OH। तो आप कह सकते हो कि जो हमारे पास इसका फर्स्ट मेंबर है मिथेनॉल, उसका फॉर्मूला है हमारे पास CH3OH। दूसरा मेंबर अब बनाते हैं 2 कार्बन वाला। आपको पता है 2 वाले के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो, एथ, और हम अल्केन्स में बना रहे हैं तो एन आपको पता है सफिक्स होगा, और अल्कोहल बना रहे हैं तो सफिक्स एक और ऐड करना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप का, दैट इज ऑल। अब जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो अगेन ये वॉवल है, ई ड्रॉप होगा और नाम बन जाएगा इथेनॉल। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, एथ का क्या मतलब है, 2 कार्बन, एन का क्या मतलब है, इनमें सिंगल बॉन्ड, ऑल का क्या मतलब है, OH। अब ये नहीं कि OH हर जगह लगा होगा, किसी भी एक जगह पे आप OH लगा सकते हो। आप अपनी मतलब प्रेफरेबली आप उसको कॉर्नर पे लगाने की कोशिश करिए, चाहे कॉर्नर लेफ्ट हो चाहे राइट हो। उसका क्या रीजन है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आप जो फंक्शनल ग्रुप लगाते हो वो आप एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट पे ही यूज करो। मतलब जहां पे उसकी पोजीशन फर्स्ट आए या दूसरी साइड से काउंट करे तो भी फर्स्ट आए, मतलब उसको एक्सट्रीम पोजीशंस पे लगाओ आप। तो ये आपके पास आ गया OH। अब इसकी कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, एक, कितनी रह गई, 3। इसने कितने बना लिए बॉन्ड, 2 वैलेंसीज रह गई तो 2। सबको काउंट करो लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो आपका OH है उसको काउंट नहीं करना। तो कितने कार्बन रहे इसमें, 2। कितने हाइड्रोजन रहे, 3 और 2, 5, और ये आ गया आपके पास OH। तो ऐसे इसका दूसरा मेंबर बन गया इथेनॉल, दैट इज C2H5OH।